नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपनी इस श्रृंखला में। और आज का जो हमारा विषय है वो है नाट्य शास्त्र में वर्णित पूर्व रंग परंपरा। और ये जो श्रृंखला जो विषय है वो आधारित रहेगा, जिसका हम मुख्य स्रोत ये जो मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है, जो पहली पुस्तक है यूजीसी नेट की, डांस ड्रामा थिएटर के लिए प्रदर्शनकारी कलाएं नृत्य नाट्य रंगमंच में 11 नाट्य संग्रह है। 11 नाट्य संग्रह इसलिए क्योंकि मूल रूप से नाट्यशास्त्र जो है वो 36 अध्यायों में विभक्त है, और उन 36 अध्यायों में ये 11 चीज़ें हैं जिनको एकादश नाट्य संग्रह है या एकादश नाट्य अंग भी कहते हैं। तो उनको सरल में 11 नाट्य संग्रह कहते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो विषय है पूर्व रंग। अब सबसे पहले जो वर्णित है, जैसे कि हम कहें कि पूर्व रंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि नाटक के विकास में पूर्व रंग एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ये नाट्य मंचन से पूर्व होती है, इसीलिए इसे पूर्व रंग कहते हैं। क्योंकि पूर्व रंग अर्थात रंगमंच और नाटक जो नाट्य की परंपरा है, और पूर्व मतलब पहले। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अभिनय प्रस्तुति से पूर्व ऐसी तैयारियां होती हैं जिन्हें हम नाटक से पूर्व करते हैं, उन्हें हम पूर्व रंग कहते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आज का जो मंचन होता है वो लगभग 2 घंटे 1 घंटे, और अब तो बहुत छोटा होने लगा है, लेकिन पहले नाटक का बहुत लंबा मंचन होता था, बहुत समय तक होता था। तो पूर्व रंग विधि बहुत एक लंबे समय तक चलती थी। लेकिन आज भी जब हम नाटक का मंचन करते हैं, तो चाहे वो मूल रूप से संस्कृत नाटक का मंचन हो किसी भी शैली में हो, या लोक रंगमंच के जो नाटक हैं उनका मंचन हो किसी भी शैली में हो, तो हम देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, गणपति का पूजन करते हैं, या विष्णु जी की कोई आरती गाते हैं, या किसी देवी की कोई आरती गाते हैं, या नटराज की कोई स्तुति करते हैं, तो वो मूल रूप से पूर्व रंग ही है। तो इसको अगर हम कहें कि नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, नाटक में कोई बाधा व्यवधान कोई समस्या उत्पन्न ना हो, अभिनय में कोई प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल अच्छे से निर्विघ्न नाटक की समाप्ति, उसका बिगिनिंग मिडिल और एंड प्रॉपर हो, नाटक हो या नृत्य हो, कुछ भी हो। जो अभी आप नृत्य के विद्यार्थी अगर नृत्य का प्रस्तुति कर रहे हैं तो कोई झुमका ना गिर जाए, या कोई लाइट ऊपर से ना गिर जाए, या कोई कलर कॉम्बिनेशन ना बिगड़ जाए, या कोई फंबल ना हो जाए, या कोई पैर स्लिप ना हो जाए, मतलब कुछ भी जो आज के कंटेंट में हम देखें या प्राचीन कंटेंट में देखें, तो नाट्य में विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, उसके लिए जो हम तैयारी करें, उसके लिए जो ईश्वर की भी पूजा करें और उसकी प्रिपरेशन भी करें, वो पूर्व रंग विधि है। तो सबसे पहले हम पुस्तक में जो वर्णित है उसको समझते हैं। ये बोल रहे हैं नाट्य प्रयोग के प्रारंभ के पूर्व अभिनय की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो मांगलिक अनुष्ठान आदि किए जाते हैं उन्हें पूर्व रंग कहते हैं। भरत के अनुसार ये रंगमंच पर पहले प्रयोग होता है, इसलिए पूर्व रंग कहते हैं। पूर्व रंगे इत्यत्र पूर्व रंगः, अर्थात जो रंगमंच के पहले प्रयोग हो रहा है इसलिए इसे पूर्व रंग कहते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये सही बात है कि अनुष्ठान की तरह है, पूर्व रंग है, और भरत के अनुसार ये रंगमंच पर पहले हो रहा है इसलिए इसको पूर्व रंग कह रहे हैं, निर्विघ्न समाप्ति के लिए भी इसे पूर्व रंग कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुझे कई अर्थ लगते हैं जो कई विद्वानों के अनुसार मुझे समझ आते हैं, कि जैसे एक तो पूर्व रंग के जो कई चरण हैं, कुछ लोग 19 चरण बोलते हैं, कुछ लोग 21 चरण बोलते हैं, और एक चित्र पूर्व रंग भी बोलता है। वो एक तो एक शुद्ध पूर्व रंग, एक चित्र पूर्व रंग जो और बड़ा होता है। तो हम तो अभी सिंपल इस पर बात कर रहे हो, खासतौर से 19 चरण हम इसको लेके चलें, जो यूजीसी नेट के लिए हम फोकस करके अगर बात करें तो 19 चरण होते हैं, जो इसमें से कुछ पर्दे के पहले होते हैं, पर्दे के पीछे जिसे बोले, और कुछ पर्दे के आगे होते हैं। तो जैसे अब नाटक शुरू नहीं हुआ है, उसके आगे रंगपट्टी या पर्दा लगा हुआ है, और म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा और मूड बज रहा है और क्रियाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा पैदा करती हैं, एक मूड बनाता है, एक माहौल बनाता है, जो आपके मन में एक नाटक देखने के प्रति आकर्षण का भाव पैदा करता है। तो पूर्व रंग का एक ये भी स्वभाव है कि आपके आधे चरण में नाटक शुरू नहीं किया तो आपको थोड़ा सा उस मूड में लेके आना है, उसका एक प्रभाव पैदा करना है, ये सब पूर्व रंग का एक प्रकार हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मन को एकाग्र करने के लिए ये पूर्व रंग किया जाता है,
कि जैसे आप घर से आते हैं, नाटक मूल रूप से संध्या काल में ही होता है, पहले संध्या काल से शुरू होकर प्रातः काल तक होता था, सुबह तक होता था, लेकिन आज भी शाम को 6-7 बजे नाटक शुरू होता है, 1.5-2 घंटे का नाटक होता है। और अमूमन हम या तो ऑफिस से या घर से किसी न किसी अलग मूड में, एक अलग जो माहौल होता है उसमें होते हैं और वहाँ पर जाते हैं। हो सकता है ऑफिस में अपने अधिकारी से लड़के जा रहे हों, या बीवी से घर में झगड़ा हुआ हो, या कोई और मूड हो। तो पूर्व रंग आज का मैं नहीं बोल रहा हूँ 10 मिनट 5 मिनट का, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट भी बहुत है। चाहे म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे डांस से रिलेटेड हो, चाहे हमारा थिएटर से रिलेटेड हो, वो आपको एक माहौल पैदा करता है, वो आपको जो आपका मन को एकाग्र करता है कि आप वहाँ से गए हैं, और उस मूड को आपको डिस्ट्रॉय करता है, उसको तोड़ता है, और फिर एक नए वातावरण परिवेश में आपको धीरे धीरे लाता है वो। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि वो पूर्व रंग जो है वो आपको एक मन को एकाग्र करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि खाना जब खाते हैं तो खाना डायरेक्ट नहीं खिलाएंगे आपको, खाने से पहले थोड़ा स्नैक्स देंगे। या आप किसी होटल में जाते हैं तो खाने से पहले आपको सूप पिलाया जाए, जिससे आपके मन में एक उसके प्रति और लालायित भाव पैदा हो। तो मूल रूप से पूर्व रंग के यही कई कार्य हो सकते हैं। तो ये कहते हैं भारत के अनुसार भारत के नाट्यशास्त्र में पूर्व रंग के 19 चरणों का विवेचन किया गया है। जवनिका तर्क संगत है, क्योंकि जवनिका यूनान से संबंधित है, जो जवनिका ही ठीक है ना। तो यवनिका पर्दे के पीछे या यवनिका पर्दे के बाहर 10 होते हैं, पर्दे के पीछे 9 होते हैं और पर्दे के आगे 10 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है यवनिकी या जवनिका। तो बहुत सारे विद्वानों में मतांतर है इस विषय को लेके। अब पूर्व रंग में जो कहते हैं रंग पट्टी या यवनिका के पीछे, तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं यवनिका यवन से बना है, यवन मतलब यूनान, और यवन की परंपरा है जिसके आधार पर हमारा नाट्यशास्त्र हुआ, तो वो उस परंपरा को फॉलो करता है। यहीं से फिर वो पूर्व रंग वाली विधान की बात करते हैं, यवनिका जिसे बोले। लेकिन भारत के विद्वान कहते हैं नहीं, ये यवनिका से नहीं जवनिका से बना है, क्योंकि यवनिका नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। जवनिका का अर्थ होता है वेग, जव का अर्थ होता है वेग, अर्थात रंगपट्टी जो है वो वेग से आती थी और उसको वेग से ले जाते हैं। अगर पूर्व रंग से पहले के जो चरण हैं तो एकदम लेके आएंगे और फिर उसको एकदम लेकर जाएंगे। तो वो जवनिका अर्थात पर्दा है, उसको कर सकते हो। फिर जवनिका बाद में अपभ्रंश उसका रूप होता चला गया और वो यवनिका फिर बन गई। तो इस तरह से ये पूर्व रंग के विधान हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही अर्थ को समझ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जवनिका अर्थ प्रयोग करें, क्योंकि जवनिका से फिर यवनिका बन रहा है, जो हमारे ज़्यादातर विद्वानों का मत है और मेरा भी इसमें सहमति है। तो इसके बाद इसके 19 चरण हैं। 19 चरण में सबसे पहले है, आप देखिए, प्रत्याहार, अवतरण, आरंभ, आश्रावणा, वक्त्रपाणी और परिघटना। तो सबसे पहले जैसे प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार अर्थात वाद्य यंत्रों को विधिवत स्थापित करना। आप अब नाटक हमारा शुरू हो रहा है और नाटक शुरू करने से पूर्व, नाटक हम शुरू करें तो वाद्य यंत्रों को विधिवत स्थापित करना, रंगपट्टी के पीछे वाद्य यंत्रों को आप धीरे धीरे रख रहे हैं, तो वो आपका हमारा कहलाएगा प्रत्याहार। फिर उसके बाद अवतरण। अवतरण गायक गायिका के प्रवेश को अवतरण कहते हैं। गायक गायिका, फिर उसके बाद जो सिंगर हैं, गायक हैं, जो ध्रुवगान गाएंगे, वो हमारे प्रवेश करेंगे और उनके प्रवेश की जो प्रक्रिया है और प्रवेश आके वो स्थान ग्रहण करेंगे, उनको अवतरण कहेंगे। फिर इसके बाद वो उन्होंने जब आसन ग्रहण किया तो इसको आरंभ कहेंगे। आरंभ में गीत गाने की प्रक्रिया को आरंभ कहते हैं। मतलब अब वह विराजमान हो गए हैं और फिर अपना जो गायन है, जो ध्रुवा गीत हैं, उनका वो पाठ कर रहे हैं, उनका जो गीत गायन कर रहे हैं, वो हमारी गीत गाने की परंपरा, वो आरंभ कहलाएगी। फिर इसके बाद है वक्त्रपाणी। वक्त्रपाणी वादक द्वारा वाद्य यंत्रों का स्वर साधन। अब आपने कोई स्वर लिया और उस स्वर साधन को एक आधार बनाकर, आधार में उसमें आप स्वर मिला रहे हैं और उसके साथ फिर बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सेट कर रहे हैं। पाणी जो है, वक्त्रपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, मतलब उसको आप
थाल दे रहे हैं और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप सेट कर रहे हैं, उनकी ट्यूनिंग मिल रहा है, चाहे वो आपके मृदंग हों, पखावज हों, या उस समय के जो भी वाद्य यंत्र उस समय प्रचलित रहे हों। आजकल तो बहुत सारे, आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही ऑलरेडी सेट हुए होते हैं और हमने शुरुआत में 2-3 मिनट लिया और वो कर दिया। तो ऐसा नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आजकल अगर म्यूजिक का प्रोग्राम ले तो वो मॉनिटर सेट करते हैं, स्वर ज़्यादा दो, स्वर कम करो, या फिर उसमें तबले में को कहते हैं कि तबला अगर 5 मिनट के पहले से सेट कर लिया, लेकिन जब पर उसमें प्रस्तुति के लिए जाएंगे तो वो उतर जाता है या चढ़ जाता है, तो उसको दोबारा फिर मिलाते हैं, बार बार ये मिलाने की प्रक्रिया, लेकिन वो इतनी नीरस नहीं होती, उसको भी उन्होंने एक गति, ताल, एक लय दे दिया, एक परफॉर्मेंस में ले लिया उसको, तो उसको बड़े तरीके से उसको मिलाने का करते थे, जिसको हम वाद्य यंत्रों को एक रूपता में लाना है वो आश्रावणा है। आश्रावणा, वाद्य यंत्रों को गीत गाया, फिर वाद्य यंत्रों को एक रूपता में मिलाया, फिर वाद्य यंत्रों द्वारा स्वर साधन, एक स्वर के आधार पर लेना और उसका फिर स्वर साधन और आधार मिलाकर उनको करना, तो हमारा ये स्वर साधन वक्त्र पाणी कहलाएगा, पाणी मतलब हाथ। फिर इसके बाद है अगला परिघट्टना। परिघट्टना अर्थात वीणा आदि जो वीणा आदि जो तंत्री वाद्य हैं उनको मिलाना, उनकी करना, मतलब किसी प्रकार की एक जो इंस्ट्रूमेंटल है वो एक बंदिश बजेगी अब इंस्ट्रूमेंटल के साथ, और जो रंजक होगी, जो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन हो गया, उन कोऑर्डिनेशन को मिला के एक बंदिश टाइप की वो प्रयोग करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे। फिर इसके बाद है संघोटना। संघोटना है हाथों से वाद्यों पर प्रहार या संगत करना। अब जो लय है उन लय के आधार पर उनको मिलाते हैं। एक तो 3 प्रकार की इसमें लय होती है, विलंबित, द्रुत और मध्य। तो उन लय के आधार पर हाथों से वाद्यों पर प्रहार करेंगे और उनकी संगत के आधार पर इनको मिलाएंगे, जिसको हम संघोटना कहेंगे। फिर जो अगला क्रम है वो है मार्गा सारित, विभिन्न वाद्यों का एक साथ प्रयोग, मार्ग सारित। अब बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ले लिया, सभी वाद्य यंत्रों को एक एक करके उनको जोड़ी है, जैसे अब जोड़ रहे हैं उसमें, पहले फिर मृदंग जुड़ेगा, फिर पखावज जुड़ेगा, धीरे धीरे फिर वीणा जुड़ेगी, फिर धीरे धीरे करके सभी वाद्य यंत्र उसमें एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये आपका जो मार्ग सारित कहेगा, मार्ग सारित में सभी वाद्य यंत्रों को एक साथ जोड़ के उनका फिर मतलब एक ऑर्केस्ट्रा जैसा वो एक रूप ले लेता है। फिर मार्ग सारित के बाद है आसारित, कला और पात का अनुसंधान आसारित है। अर्थात बात यह है आसारित कि जब वो ऑर्केस्ट्रा बन गया, ऑर्केस्ट्रा की एक रिदम मिल गई, सभी इंस्ट्रूमेंट बजने लगे, तो एक आसारित नाम की ध्रुवा है, आसारित नाम की बंदिश, उसको वो बजाते थे। और फिर पदों और हस्तों के माध्यम से, जिसमें वीणा आदि जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं उस नाम का एक वो प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारी आसारित कहलाएगी, जिसमें आसारित में आप देवताओं की प्रशंसा के लिए गीत वगैरह गा रहे हैं। फिर ये तो थे हमारे पूर्व रंग, जो यवनिका है, रंग पट्टी है, उसके अंदर के कार्यक्रम। फिर उसके बाद रंग पट्टी एकदम से हटेगी, यवनिका के बाहर जो वृत्ताकार किया जाने वाला जो पूर्व रंग है इसके चरण। तो इसमें पहला है गीतक। गीतक का अभिप्राय है देवताओं के लिए गीत प्रयोग, कीर्तन आदि गीतक, मतलब देवताओं की अब प्रशंसा में, उस समय तक देवताओं की प्रशंसा के लिए जो गीत थे वो गाते हैं। तो जो रंग पट्टी होने के बाद फिर गायन की परंपरा शुरू हो गई, जिसमें ध्रुवा गान वगैरह जो होता है वो सब इसमें प्रयोग होने लगा, और देवताओं की स्तुति के लिए गीत गाने। तो एक तो पहला जो चरण था उसमें वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट सेट करना, अपने धुन मिलाना, स्वर साधन करना, ये सब क्रम आ गए। फिर जैसा कि जो परिभाषा में एक तो माहौल बना दिया, मूड बना दिया, हमने 3 चीज़ों पर डिस्कस किया था। एक तो निर्विघ्न अभिनय की निर्विघ्न समाप्ति हेतु, कोई परेशानी समस्या ना आए उसके लिए, दूसरा ईश्वरीय अनुष्ठान, तीसरा माहौल पैदा करने के लिए, मूड बनाने के लिए, इस टाइप की जो परिभाषाएं। तो पहले तो मूड माहौल बना दिया, एक रोचकता रंजकता पैदा कर दी, फिर उसके बाद देवता की स्तुति शुरू हो गई। फिर दूसरा क्रम है उत्थापन। उत्थापन है नांदी पाठकों द्वारा प्रयोग का उत्थापन, उत्थापन है, अर्थात जो नांदी पाठ है, अब नांदी का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि भास के नाटकों में पहले नांदी पाठ हो रहा है, फिर पूर्व रंग विधान है, लेकिन नाट्य शास्त्र के अनुसार जो कालिदास इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, तो पहले पूर्व रंग विधान के अंतर्गत ये नांदी पाठ है, नांदी पाठ किया जाता है, नांदी पाठ का गायन नहीं होता, तो नांदी का पाठ हो रहा है, इसको हम नांदी पाठ या उत्थापन कहेंगे। फिर इसके बाद अगला क्रम है परिवर्तन। परिवर्तन अर्थात सूत्रधार द्वारा बार बार घूमकर इंद्र की वंदना परिवर्तन है।
अब वो सूत्रधार का प्रवेश हो गया है, वो पूर्व रंग विधान का वो कर रहा है, प्रस्तुति कर रहा है, और पूर्व रंग विधान के दौरान वो घूम घूम कर इंद्र आदि जो देवतागण हैं, इंद्र जो देवता हैं, उनकी पूजा कर रहा है, उनकी वंदना कर रहा है, तो उसको हम परिवर्तन बोलेंगे। इसके बाद अगला जो है वो है नांदी। अब जैसे उत्थापन में हुआ, नांदी पाठकों द्वारा प्रयोग कर उत्थापन कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो वो आपका उत्थापन है। और नांदी क्या है? देवता, द्विज, राजा आदि की आशीर्वचन युक्त स्तुति पाठ। अब उनकी स्तुति के लिए जो कर रहे हैं उसको हम नांदी पाठ कह रहे हैं। देवता हैं, द्विज हैं, राजा हैं आदि की जो आशीर्वचन है उनसे युक्त, जो उनके आशीर्वाद हेतु जो पूजा पाठ किया जा रहा है वो हमारा नांदी पाठ कहलाएगा। फिर इसके बाद है शुष्कावकृष्ट। शुष्काक्षरों द्वारा जर्जर श्लोक का पाठ शुष्कावकृष्ट है। मतलब शुष्काक्षर, या इसको हम जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे हम तराना या तिल्लाना, जिसमें मतलब शब्दों का अर्थ ना हो लेकिन लय हो, जैसे डिक्शनरी में उसमें कोई अर्थ ना मिले, तोम तना तोम तना, इस टाइप से जो वो चलती हैं वो हमारा शुष्कावकृष्ट में आएगा। और जर्जर श्लोक का इसमें पाठ होता है, मतलब उसमें कोई इन शब्दों का अर्थ नहीं होता लेकिन इसका वो प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसके पहले कि हम थोड़ा सा और डिस्कस करें नांदी पाठ, जिसमें देवता, द्विज, राजा आदि आशीर्वचन युक्त वो करते हैं। तो वर्धमानन के बाद सूत्रधार जर्जर ध्वज को लेकर आता है, जो आपका हमने उत्थापन वाला जो नांदी पाठ किया जाता है उसमें ध्रुवा गान होता है। इसमें आपका वर्धमानन नाम का ध्रुवा होता है। ध्रुवा गान के भी फिर दो वो हैं, वैदिक कालीन गीत गाए जाते हैं जो यज्ञ के समय गाए जाते थे, फिर उनको हम मंच पर प्रस्तुत करने लगे, वो हमारे ध्रुवा गीत कहलाएंगे। तो सूत्रधार जर्जर ध्वज को लेकर आता है और फिर ध्रुवा उत्थापनी नामक गान गाता है, उत्थापनी नामक गीत का प्रयोग करता है और लोकपालों की पूजा करता है। जो लोकपाल हैं हमारे देवता होते हैं जो हमारे दोनों द्वारों पर बैठते हुए हैं, उनको लोकपाल की पूजा करता है और इसको हम उत्थापन कहते हैं। फिर उसके बाद परिवर्तन, जो सूत्रधार बार बार इंद्र की अर्चना करता है, फिर परिवर्तन हो गया। फिर नांदी, देवता आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है, देवता दृश्य उनकी प्रयोग होता है। फिर इसके बाद शुष्कावकृष्ट या सूखे अक्षर होते हैं, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई मतलब नहीं होता है, उनकी हम इसमें बात करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है शुष्कावकृष्ट। फिर इसके बाद अपना है चारी विधान, है ना, रंग द्वार में। अब इसके बाद क्या होता है कि सूत्रधार जर्जर ध्वज लेकर आया और कुछ गीत गाने लगता है जो आंगिक और वाचिक अभिनय से युक्त होते हैं, जिसमें आंगिक अभिनय होता है, वाचिक अभिनय होते हैं, इन सबका। और सर्वप्रथम रंग पर ये प्रयोग होता है, रंग द्वार का सर्वप्रथम जो प्रयोग, मतलब प्रस्तुति अब शुरू हो गई, मतलब एक्टिंग शुरू हो गई है, जिसमें आंगिक और वाचिक अभिनय का प्रयोग करके सूत्रधार जर्जर ध्वज लेकर आता है और कुछ गीत वगैरह गाता है, जिसको फिर हम रंग द्वार कहते हैं। फिर इसके बाद है चारी विधान। चारी है श्रृंगार रस प्रधान चारी होता है, बेसिकली पैरों का जो चलना होता है और जो घूमता है, सूत्रधार गा रहा होता है और पैरों के द्वारा चल रहा होता है, कुछ क्रियाएं कर रहा होता है, पद संचालन करता है, और वो श्रृंगार रस प्रधान होती है, जिसको हम चारी कहते हैं। और इसके बाद फिर महाचारी होता है, अगला जो है ये महाचारी चारी ही है, लेकिन ये रौद्र रस प्रसारण करती है, रौद्र रस पूर्ण होती है, इस कारण इसको महाचारी कहते हैं। रौद्र रस का प्रसारण महाचारी है। फिर इसके बाद है त्रिगत। अब त्रिगत में क्या होता है कि सूत्रधार तो प्रवेश कर ही चुका है, लेकिन उसके बाद फिर परिपार्श्विक जो पात्र होता है और विदूषक हास्य जनक जो पात्र होता है, वो तीनों पात्र प्रवेश कर जाते हैं। उन तीनों के द्वारा परस्पर संलाप, परस्पर वार्तालाप किया जाता है, हंसी मजाक किया जाता है, और वो दो लोग आपस में ध्रुवा गाते हैं। तो तीन लोग होते हैं इसका और तीन तरह से संवाद कर रहे होते हैं, इस कारण उसको कहते हैं त्रिगत। तो सूत्रधार, परिपार्श्विक और विदूषक द्वारा परस्पर जो संलाप है वो त्रिगत कहलाता है। और उसके बाद अंत में होता है प्ररोचना या प्रस्तावना। इसको कई लोग प्रस्तावना भी बोल देते हैं, कई लोग प्ररोचना बोलते हैं।
तो नाटक को रोचक सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो प्ररोचना कहलाती है। अब उसका एंटरटेनमेंट है और उसको रोचकता के साथ अब नाट्य प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत हो रहा है, तो ये हमारा प्ररोचना या प्रस्तावना कहलाता है। तो इस ढंग से पूर्व रंग जो है वो नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, आनंद के लिए, नाटक की भूमिका के लिए हम पूर्व रंग विधान का प्रयोग करते हैं, जो नाट्यशास्त्र में अति महत्वपूर्ण होता है। तो इस ढंग से पूर्व रंग विधान है। उम्मीद है आपको नाट्यशास्त्र के अनुसार पूर्व रंग विधान समझ आया होगा। और हम इसको जो फोकस कर रहे हैं, वैसे तो इसमें भी फिर चित्र पूर्व रंग होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसका स्वरूप बहुत बड़ा होता है, उसमें कई चरण होते हैं। और शुद्ध पूर्व रंग लगभग 19 और 21 चरण का होता है, लेकिन यूजीसी नेट में हम इसे 19 चरण में ही परिभाषित करते हैं। मतलब अगर आंसर में आए तो आप 19 चरण पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान जो हैं वो 19 चरण को फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, पूर्व रंग विधान नाट्यशास्त्र के अनुसार। और अपने कमेंट लिखिए और जिज्ञासा के लिए बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।